हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया हो? चलो ठीक है। अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे हो? वेरी गुड। तो बताओ आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अपना अवकलन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने अवकलन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आई थिंक 4 हमने डिस्कस कर लिए थे, है ना। आज हम 5वां जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। क्लियर है? 5वां टाइप जो है बेटा वो क्या है, देखो। जो शुरू के 4 टाइप है वो थे हमारे पास में बीज गणितीय फलन से रिलेटेड, है ना, जिसमें नियतांक आ गया, x की पावर आ गई, x की पावर वाले जो फलन थे उसके साथ में नियतांक आ गया, और दो फलनों को जोड़ के कुछ अपने को क्या दिया, फलन दिया है, तब हम उसका अवकलन किस प्रकार करते थे। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति वाले जितने भी फलन हैं उनके अवकलन कैसे किए जाते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने दे दिया, यहाँ क्या दिया हुआ है, y = sin x दिया हुआ है। बोला है कि dy/dx क्या होगा, तो बेटा मुझे sin x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, sin x का अवकलन क्या होता है बेटा, cos x। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सबको याद हो जाना चाहिए। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। 6 नंबर पे मैं क्या ले लेता हूँ, y मुझे क्या दिया हुआ है, cos x। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। इट मीन्स cos x का x के सापेक्ष जो अवकलन है बेटा, cos x का होता है माइनस sin x। cos x का होता है, sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस sin x। दूसरी बात, यहाँ पे x न दे के बेटा क्या देगा, थीटा देगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे x न दे के क्या देगा, थीटा। तो हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष करना है। हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d sin थीटा बटे d थीटा, और आंसर क्या आएगा, cos थीटा। सिंपल सा है। यहाँ पे जो वेरिएबल है आपके पास में, चर पद है, उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। सिंपल सा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर हमेशा ही sin x मिलेगा क्या, नहीं बेटा। यहाँ पे sin t भी हो सकता है, तो t के सापेक्ष होगा तो आंसर क्या आएगा, cos t आएगा। यहाँ पे sin थीटा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, है ना। अगर हमें दिया हुआ है cos थीटा तो अवकलन क्या आएगा, माइनस sin थीटा। यहाँ दिया हुआ है cos t तो अवकलन होगा माइनस sin t। क्लियर है यहाँ तक? साइन का कोस होता है, कोस का अवकलन माइनस sin x होता है। ठीक है, चलो 7th नंबर में अगर हम बात करें, y हमें दिया हुआ है sin ax, जहाँ पे बेटा ध्यान रखना a क्या है, जहाँ a एक नियतांक है, जहाँ a क्या है, एक नियतांक, एक नियत पद है। मान लो जहाँ पे a क्या है, एक नियत पद है, 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो इसका अवकलन कैसे करना है अपने को, देखो यहाँ पे आपको करना है dy/dx = किसका अवकलन करना है, sin ax का अवकलन करना है अपने को, है ना। sin ax का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये अवकलन क्या कह रहा है यहाँ पे, sin ax का अवकलन किया मैंने dx के सापेक्ष। तो बड़ा ध्यान रखना, अभी भी मैंने कहा है इसको पूरा क्या मान के चलेंगे, ऐसे मान के चलेंगे sin थीटा है, तो sin थीटा का अवकलन मैंने भी क्या कहा था, cos थीटा होता है। तो मैं एज इट इज सबसे पहले तो ये लिखूंगा cos ax, मतलब साइन में परिवर्तन कोस में हो गया। साइन में जो परिवर्तन की दर थी ना x के सापेक्ष, वो कोस में बदल गई। लेकिन जो पीछे ax बैठा है ये कह रहा है कि भाई हमारे अंदर भी तो परिवर्तन होगा। मतलब ये कहता है कि हमारा अलग से अवकलन करो, और जैसे हम ax का अलग से अवकलन करते हैं, ax का हम जैसे ही अलग से अवकलन करेंगे बेटा तो क्या आएगा, ये हम कर चुके नियतांक ऐसे कैसे रहेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। इसका मतलब हमारे पास में इसका अवकलन a हुआ, और a हमेशा क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। अवकलन में नियतांक हमेशा क्या आ जाता है, गुणा में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब भी ax होगा तो sin ax को cos ax में बदल दो ऐसे कैसे, और यहाँ पे जो a है उसको आगे चिपका दो। सिमिलर देखो आगे चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है 8 नंबर पे, y = cos ax। बेटा cos ax का अवकलन करना है, देखिए cos ax का अवकलन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा dy/dx, मतलब d cos ax है।
डिवाइडेड बाई डी एक्स। कोस ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, कोस ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बताओ देखिए आंसर क्या आएगा। कोस ए एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया। अभी मैंने कहा था कोस का क्या हो जाता है माइनस साइन ए एक्स, और ए यहाँ जो नियतांक उसको कहाँ कर देना है, यहाँ चिपका देना है। बस जो नियतांक उसको आगे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। साइन का अवकलन कोस, कोस का अवकलन माइनस साइन एक्स, अगर नियतांक है साथ में थीटा के साथ उसको आगे मल्टीप्लाई कर देना है। बस क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। मिटा दो इसको। क्लियर है सबको। चलो बेटा देखो आगे अगर हम बात करें 8 हमारे पास में हो गए। 9 टाइप में अगर मैं बात करूँ साइन और कोस का नंबर आ गया। अब नंबर लेते हैं हम 10 का। तो आपको करना है डी वाई बाई डी एक्स और दिया हुआ है 10x। 10x का x के सापेक्ष अवकलन होता है बेटा, ध्यान रखना क्या, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ टेन थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलो ठीक है। अगर मैं 10 नंबर की बात करूँ यहाँ पे तो d डिवाइडेड बाई डी एक्स। 10 के बाद में नंबर लेता हूँ बेटा किसका, कोट एक्स का। 10 के बाद में किसका नंबर आ गया, कोट एक्स का। कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले तो डायरेक्ट याद रखने हैं। 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है। चलो इन्हीं में हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। आपको दिया हुआ है बेटा क्या, जैसे अभी हमने नियतांक लिया तो मैंने लिख दिया 10ax, जहाँ a क्या है नियतांक है, जहाँ a क्या है नियतांक है। तो बताओ देखिए अवकलन क्या होगा। अरे 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया सेक स्क्वायर, पीछे ax है तो ax, नियतांक a है तो a को आगे चिपका दो। क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक। 12वें नंबर में भी सेम मैंने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स कोट ए एक्स। तो अभी भी मैंने कहा है कोट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पीछे ए एक्स है तो ए एक्स, और नियतांक हमेशा क्या होता है आगे आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है सर। 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर सर यहाँ पे नियतांक लगा हो तो उस नियतांक को आगे ले लेते हैं एज इट। ऐसे कैसे अवकलन करना है अपने को। साइन का हो गया, कोस का हो गया, 10 का हो गया, कोट का हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अरे क्लियर है या नहीं। चलो ठीक आगे चलूँ। चलो 12 नंबर हो गए हमारे पास में। 12 के बाद में हम 13 ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स का। देखिए बेटा सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है सेक एक्स 10x। क्या होता है अवकलन सेक एक्स 10x। ठीक है ना। सेक एक्स का अवकलन किस याद रखना है, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स 10x। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया आपका 13 नंबर तक। चलो उसके बाद में अगर मैं 14 की बात करूँ, ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लगभग सारे हो गए, ये अपने काम में आएंगे। यहाँ फिजिक्स में और भी बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन मैंने कहा था फिजिक्स में केवल वही फॉर्मूले काम में लूँगा जो जनरली काम में आते हैं, है ना। अपन यहाँ पे पूरी मैथ कंप्लीट नहीं कर रहे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स log e की पावर x। अब ये log क्या है बेटा वो ढंग से समझना। log भी एक फंक्शन होता है, एक फलन होता है। log भी क्या है अपने आप में एक फलन है जो फिक्स है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। log 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है 10 की बेस वाला जिसका आधार 10 होता है, और एक जो log होता है ना उसका बेस e होता है। इसको तो शॉर्ट में ln लिखते हैं और इसको log लिखते हैं। यहाँ बेस लगा हुआ नहीं मिलता अपने को, ऑटोमेटिक पहचाने कि log लिखा हुआ है तो 10 बेस होगा, और यहाँ पे जो बेस है ना वो e होगा, फिक्स ln लिखा हुआ मिलता है। ln का मतलब ये होता है कि बेस e वाला log है, और log लिखा हुआ तो उसका बेस क्या है 10 है, और यहाँ पे वेरिएबल लिखे होते हैं जैसे कि x हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया x हो गया। इस तरह से मिलता है। मतलब इनकी कुछ भी वैल्यू रखते जाओ और ये log है ना अपने को वैल्यू देता जाएगा। तो log एक फलन है जो 2 टाइप के होंगे, एक तो 10 के आधार वाला, एक e के आधार वाला। ये 10 बेस log है, ये e बेस log है। इस 10 बेस में कुछ वैल्यूज़ है तो डायरेक्ट बताता हूँ। log 10 की पावर 10 की जो वैल्यू होती है 1,
log 10 100 की वैल्यू होती है 2, log 10 1000 की वैल्यू होती है बेटा कितना 3। ये कुछ वैल्यूज है, डायरेक्ट याद रखना है। 10 की 1, 100 की 2, 1000 की 3 और आपके 10,000 की 4। ठीक है। सिमिलरली एक वैल्यू और याद रखनी है सर, ई बेस की फिर वैल्यूज क्या होती है, log e की पावर 1, e की पावर 2, तो e की पावर जो 2 है उसकी वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा काम में आती है उसकी वैल्यू थी 0.693। ठीक है ना। ये 12th में भी काम में आएगी वैल्यू हल्की सी। log e की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, log e की पावर 2 की वैल्यू होती है 0.693। क्लियर है यहाँ तक, 0.693। चलो मिटा दूं। log एक प्रकार का फलन होता है। कोई बच्चा इनमें सर ये log क्या है, log एक प्रकार का फलन होता है और इसका अवकलन होता है 1/x। ठीक है। log e की पावर x का अवकलन क्या होता है 1/x, डायरेक्ट याद रखना है अपने को। ठीक है। log x का अवकलन क्या होगा 1/x। इधर ये वैल्यूज मिटा दूं मैं। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे dy/dx और दिया हुआ रहेगा e की पावर x। ये एक और फलन आ गया, इसको बोलते हैं चरघातांकी फलन। बेटा इसको क्या बोलेंगे, चरघातांकी फलन। चरघातांकी फलन होता है कोई आपके पास में एक नियतांक होगा और उसके ऊपर जो घात होती है ना वो चर होती है, बदलने वाली। तो a की पावर x और e की पावर x, x तो यहाँ पे बदलने वाला है और a और e दोनों क्या है, नियतांक है। a यहाँ कुछ भी हो सकता है और e की जो वैल्यू होती है बेटा ध्यान रखना 2 से 3 के बीच होती है। e की वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है, जो मेरे को याद भी नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी वैल्यू है, 2 पॉइंट समथिंग ऐसे लंबी चौड़ी वैल्यू है। ठीक है ना। तो e की जो वैल्यू है 2 से 3 के बीच में होती है और a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 9 10, उसके ऊपर पावर x लगा दो और x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाओ। जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर x, तो ये भी क्या है, चरघातांकी फलन है। देखो चरघातांकी, घात कैसी होनी चाहिए, चर बदलने वाली है ना, और नीचे जो बेस हो क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे फलनों को बोलते हैं चरघातांकी फलन। क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक है। तो यहाँ पे वही ध्यान रखना है, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है। चलो 16 में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने बेटा लिख दिया e की पावर ax है, e की पावर ax। तो इसका अवकलन क्या होगा, e की पावर x का अवकलन अभी मैंने कहा था e की पावर ax का e की पावर ax ही होता है, तो यहाँ पर भी e की पावर ax ही हो जाएगा। तो ये तो e की पावर x कहता है कि मैं तो e की पावर ax ही रहूँगा, लेकिन ये जो नियतांक है यहाँ पे जो वैल्यू है ax, वो कहता है कि हम भी तो बदलते हैं। ये x जो है वो कहता है कि हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है, तो इसके साथ जो नियतांक उसको कहाँ कर देंगे, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया अपन है ना, जो भी नियतांक होगा वो हमेशा अवकलन में क्या हो जाता है, गुणा में आ जाता है। वो हमेशा क्या होता है, गुणा में आ जाता है। ठीक है। 17 में इसमें थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, dy/dx और e की पावर -ax का अवकलन करना है आपको, है ना। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, e की पावर -x है, अभी कहा e की पावर -ax का e की पावर -ax ही होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, सर a नियतांक का तो यहाँ a नियतांक, अरे माइनस भी साथ में रहेगा, -a यहाँ पे नियतांक, खाली a नहीं है, माइनस भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आएगा -a e की पावर -ax। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं अपन। फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 है आपके पास में dy/dx a की पावर x। ठीक है। ये था e की पावर x, यह है a की पावर x, दोनों ही चरघातांकी फलन है। तो a की पावर x का जो होता है बेटा ध्यान रखना, वो होता है log a की पावर x का होता है, इसको log की टर्म में लेना है, सॉरी a की पावर x का नहीं, a की पावर x का तो आपको नॉर्मल सा कोई फॉर्मूला नहीं है, log e बेस a की पावर x है ना, log e बेस a की पावर x का अवकलन करना है अपने को, है ना। तो देखो ये सिंपल सा क्या कहता है, इसको कन्वर्ट करने तरीका होता है, इसका डायरेक्ट होता है 1/x log e बेस a। इसका जो अवकलन है वो होगा log
ई बेस ए की पावर एक्स का जो अवकलन होता है, या डायरेक्ट कहीं कहीं पे ई दिया नहीं रहता है, बस डायरेक्ट बोलते हैं log ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होगा। तो log ए की पावर एक्स का अवकलन बेटा ध्यान रखना है 1/x log ई बेस ए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ ई बेस क्यों आया, यहाँ पे जो ई पावर में लगाई थी गलत लगाई थी, क्योंकि ए है ना वो बेस। अब यहाँ पे जैसे कि भी मैंने कहा था ना कि लोग आपके दो टाइप के होंगे जनरली, एक तो 10 बेस एक ई बेस, जो प्रैक्टिकल काम में आते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे बेस हो सकते हैं यहाँ पे, सर 10 की जगह हम 2 बेस भी ले सकते हैं, 10 की जगह हम 3 बेस भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो काम में आते हैं वो दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक 10 बेस और एक ई बेस। लेकिन मैंने यहाँ पे कौन सा बेस लिया है, ए बेस लिया है। अब इस ए बेस को दो टाइप से कन्वर्ट करते हैं, या तो सर 10 बेस में कन्वर्ट करो या फिर ई बेस में कन्वर्ट करो। तो अवकलन में जो कन्वर्ट होता है वो होता है ई बेस। तो देखो मैंने जैसे ही इसको ए बेस को कन्वर्ट कर लिया ई में, और इसका अवकलन हो गया 1/x। तो log ए की पावर एक्स का अवकलन होता है 1/x log ई की पावर ए। क्लियर है यहाँ तक? ये डायरेक्ट याद रखने सारे फॉर्मूले, बस यहाँ तक क्लियर है सबको? मिटा दूँ? चलो नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम। हमारे पास में 18 टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे आगे बढ़ते हैं, हल्का सा इरेज कर दूँ इसको। चलो ठीक है, आज अवकलन अपने को कंप्लीट करना है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। देखो बेटा 18 हो गई, 19 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास में क्या दिया हुआ रहेगा, y = f1x और यहाँ रहेगा f2x। मतलब y है दो फलनों के गुणा से मिल रहा है अपने को। y एक जो पद है या फलन है वो दो आपके बीजगणितीय फलनों के गुणा से मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अवकलन करना है, पहले इसको समझ लो, दोनों ही x के फलन हैं। तो हमें क्या करना है, df1x f2x और डिवाइडेड बाई dx, इसका हमें अवकलन करना है। तो अवकलन क्या कहता है, देखो बेटा, जैसे हम अवकलन करेंगे तो f1x f2x दोनों में ही x के सापेक्ष परिवर्तन होगा, क्योंकि दोनों ही किसके फलन हैं, दोनों x के फलन हैं। अब दोनों का एक साथ अवकलन कैसे करें, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसलिए दोनों क्या कहते हैं कि अपन दोनों एक साथ नहीं बदल सकते। पहले मैं बदल लेता हूँ तुम नियत रहो, फिर मैं बदल लेता हूँ तुम नियत रहो। तो हमें यहाँ पे ऐसे ही करना है। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया बेटा, f1x को नियत रख दिया और किसका अवकलन कर दिया, f2x का dx के सापेक्ष अवकलन कर दिया। फिर बीच में प्लस लगाना है, f2x को नियत रखना है और फिर किसका अवकलन करना है, f1x का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। बहुत सिंपल है सर, एक को नियत रखना है, दूसरे का अवकलन प्लस लगाना है, दूसरे को नियत रखना है, पहले का अवकलन करना है। ये आ गया अपने पास में किसका अवकलन है, f1 × f1x, f1 × f2x का। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, देखो एग्जाम्पल से ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। देख अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो फलन कौन कौन से ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, y = x sin x है, ठीक है ना। y = x sin x का हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो बताओ देखिए क्या अवकलन आएगा, यही वाला तरीका आपको लगाना है। सर इसमें दो फलन है, एक तो x है एक sin x है, एक तो x है और एक sin x है। तो अवकलन कैसे करें, तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है dy/dx = सर अभी आपने कहा है या तो x को नियत कर लो, तो मैंने x को नियत कर लिया। अवकलन किसका लिख दिया, sin x का। sin x का अवकलन क्या होता है बेटा, cos x। फिर क्या लगाया, प्लस साइन लगाया। इस बार sin x को क्या कर लेता हूँ, नियत रख लेता हूँ, और x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है ना x का अवकलन। अभी भी बताया पावर 1 और x के पावर n वाले फॉर्मूले से, x के पावर n वाले फॉर्मूले से। तो आगे अपने पास में आंसर क्या आया, सर यहाँ पे आ गया x cos x प्लस sin x। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल सा है। एक एग्जाम्पल और दे दूँ, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और फिर उससे करो। देखिए चलो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा। मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है, आपको दिया हुआ है y = x tan x। मतलब आपको बोला गया है कि dy/dx फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे कैलकुलेशन अवकलन करना है x से tan x का x के सापेक्ष। अभी तरीका बोला है मैंने, x को नियत रखो
किसका अवकलन करना है बेटा, tan x का करना है। प्लस साइन लगाओ, tan x को नियत रखना है, x का अवकलन करना है। ठीक है, तो बताओ दे क्या आंसर आने वाला है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस जैसा मेथड दिया उसी मेथड के हिसाब से हमें अवकलन करना है। x ऐसे कैसे, tan x का अवकलन क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x प्लस tan x ऐसे कैसे, और x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो गया, 1 हो गया। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई थिंक 19 तक हमने कर लिया है ना, 19 टाइप हो गए, 20वें टाइप पे मैं चलता हूँ। चलो देखो 20वां टाइप जो है अपना वो क्या है, इसको बोलते हैं श्रृंखला सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, चेन फॉर्मूला है ना, चेन रूल जो लगता है, चेन रूल बोल दो या श्रृंखला सूत्र बोल दो। ये हो गया श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या कहता है बेटा, ध्यान रखना। मैंने कहा कि एक y एक फंक्शन है किसका, t का, और t फंक्शन है किसका, x का। देखो क्वेश्चन को हमारे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया ना वो इसी पे है बेटा, इसलिए ध्यान रखना। ये वाला जो नियम है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा समझने की कोशिश करना। यहाँ आज अवकलन भी समझने आने वाला है। मैं बात करते हैं अवकलन रियल में कहाँ, भौतिक विज्ञान में कहाँ काम में आता है, इसी चीज़ से समझने की कोशिश करना। इसलिए जो 20वां जो टाइप में लिखवाना है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे अवकलन का महत्व समझ में आएगा कि भौतिक विज्ञान में अवकलन कहाँ काम में आता है, सर क्या फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं, इनका कहाँ यूज़ है। तो मैंने कहा कि मेरे पास में एक y आपका चर पद है जो किसका फलन है, t का फलन है, और t किसका फलन है, x का फलन है। तो आपसे बोला जाएगा कि भाई y में फिर x के सापेक्ष परिवर्तन कैसे हुआ। मुझे इतना तो पता है कि y में t के सापेक्ष परिवर्तन निकाल सकते हैं, t में भी x के सापेक्ष परिवर्तन निकाल सकते हैं, और तो फिर भाई y का x के सापेक्ष परिवर्तन कैसे निकालेंगे, क्योंकि y की संबंधता x के साथ तो हमें दी नहीं, y की t के साथ दी है, t की x के साथ दी है। क्लियर है यहाँ पे, y की हमें t के साथ दी है और t की x के साथ दी है हमें संबंधता, लेकिन y की x के साथ नहीं दी, तो dy बाई डी एक्स कैसे ज्ञात करें। तो बेटा देखो इसका सीधा ही तरीका है, यदि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ज्ञात करना है, तो देखो y का तो t के साथ अवकलन करना पड़ेगा, बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। फिर मल्टीप्लाई करना है, और t का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन। जिससे ये t से t कैंसिल हो गया, ऐसे लग रहा है, कैंसिल करते नहीं ऐसे लग रहा है, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है सर। यदि ये इसका फलन है, ये इसका फलन है, तो इसका यदि आपको अवकलन निकालना है, इस वाले का इसके सापेक्ष अवकलन निकालना है, तो इसका इसके सापेक्ष अवकलन करो, इसका इसके सापेक्ष अवकलन करो, दोनों को गुणा कर दो, बस हो गया सिंपल सा। चलो एग्जाम्पल से मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे समझ में आएगा कि भौतिक विज्ञान में अवकलन का क्या योगदान है। मैंने कहा कि वेग किसका फलन है, वेग विस्थापन का फलन है बेटा, ध्यान रखना। वेग किसका है, विस्थापन का फलन है। मतलब मैंने बोला है कि v फलन है x का, ढंग समझना बेटा, ध्यान रखना। जबकि आप लोग करते हो कि सर वेग है ना समय का फलन होना चाहिए, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम जानते हैं वेग में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन उसको त्वरण कहते हैं। लेकिन आपको दिया है कि वेग x का फलन है और जो x है वह समय का फलन है। अब बोला गया कि त्वरण निकालना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर त्वरण हम कैसे निकालें। त्वरण तो जो होता है ना बेटा, ध्यान रखना, त्वरण बराबर क्या होता है, इधर देखना ढंग से अच्छे से। त्वरण a बराबर होता है dv/dt। ये देखो अवकलन अब समझ में आएगा। सर वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखो अब आपको दिया हुआ है कि वेग किसका फलन है, t² + 2t, ऐसे कुछ दिया हुआ है मान लो। यदि हम इसका अवकलन कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, त्वरण मिलेगा, नहीं मिलेगा। यह है अवकलन का भौतिक विज्ञान में अनुप्रयोग। मतलब आपको एक ऐसी भौतिक राशि याद रखनी जिसका किसी दूसरी भौतिक राशि सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो हमें तीसरी भौतिक राशि मिल जाती है। लेकिन मेरे को पता है कि वेग समय का फलन नहीं है, वेग जो है वो समय का फलन नहीं है, यहाँ पे वेग x का फलन है। अब कैसे निकालूं मैं त्वरण,
यहाँ लगेगा बेटा क्या, श्रृंखला नियम। यहाँ क्या लगेगा, श्रृंखला नियम। यदि वेग समय का फलन होता तो सिंपल से आप तुरंत निकाल लेते, सर वेग का टी के सापेक्ष अवकलन कर दो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला है बेटा, मैंने बोला है कि वेग तो है विस्थापन का फलन और विस्थापन है समय का फलन। अब क्या करें, तो देखो यहाँ तो करो आप वेग का x के सापेक्ष अवकलन dv/dx कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वेग किस पे निर्भर कर रहा है, x पे निर्भर कर रहा है। तो वेग की x पर जो परिवर्तन दर वो हमने निकाली, इसी को हमने अवकलन कहा है। यहाँ पे क्या करें, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन निकाल ली। अब मैं देखता हूँ कि त्वरण कैसे निकाले, सर यहाँ तो कोई त्वरण समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। तो वैसे जो त्वरण होता है वो क्या होता है बेटा, आप सब जानते हो, त्वरण बराबर होता है, अभी मैंने कहा dv/dt होता है। त्वरण क्या होता है, dv/dt। इन दोनों से देखो देखिए कहीं पे dv/dt आ रहा है क्या, अभी मैंने कहा था ना ऊपर और नीचे वाली चीज़ें कट जाती है, सर नीचे dx से ऊपर dx है, dx से dx कटेगा तो dv/dt आ रहा है, सर दोनों गुणा कर दो ना, सीधा सा ये। तो जब भी अपने को कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि वेग x का फलन है, x t का फलन है, तो त्वरण हमें डायरेक्ट कैसे करना है, वहाँ से भी जो मैंने बोला है dv/dx इंटू dx/dt, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को बोलते हैं वेग। उसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, ये तो हो गया वेग और ये क्या आ गया बेटा, क्या dv/dx। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। वेग हमेशा विस्थापन का फलन देता है और हमसे त्वरण पूछता है, तो त्वरण निकालने का सीधा ही फॉर्मूला हो गया, v को गुणा करो और v का x के सापेक्ष अवकलन करो, क्योंकि v किसका फलन था, x का फलन था बेटा, है ना। v किसका फलन था, x का फलन था। क्लियर है यहाँ तक। इसलिए जो श्रृंखला सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, यदि वेग x का फलन है, x यदि समय का फलन है, तो हमसे त्वरण पूछा जाता है। त्वरण पूछने के लिए क्या करना है, v का x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x का t के सापेक्ष अवकलन कर लो, दोनों को गुणा कर लो, क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। मतलब ऐसे लिखा है तो मैंने इसको आगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, dx/dt विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, विस्थापन बटे समय, सबको याद है ना, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग, तो यहाँ लिख दिया वेग और ये आ गया dv/dx। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरीके। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलो जहाँ तक है मैंने सारे जो फॉर्मूले हैं ना वो कंप्लीट करवा दिए बेटा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपके पास बचा है नहीं, बस एक फॉर्मूला और जो है वो बचता है आपका u इंटू वी टाइप का मैंने करवा दिया। एक होता है u/v, आपको मान लो y इक्वल टू दिया बेटा क्या, u/v, जहाँ पे u और v दोनों ही किसके फलन है, मान लो x के फलन है। u और v दोनों ही क्या है, दोनों ही x के फलन है, दोनों ही क्या है, x के फलन है। मतलब ऊपर भी x वाली कोई टर्म है, नीचे भी कोई x वाली टर्म है, जिसमें x है, कोई पद है आपका, वेरिएबल पद है ना, जो बदलने वाला पद है, दोनों में x है। तो आपसे बोलेगा कि भाई dy/dx कैसे निकालें। अब हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक अकेला फलन नहीं है, यहाँ पे दो फलन है और दोनों भाग में है। गुणा वाला मैंने सिखाई दिया, एक को नियत रखना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस लगाना है, पहले को नियत रखना है और दूसरे का अवकलन करना है। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन इसमें कैसे करें, तो इसका जो तरीका है वो क्या है, इसको नियत रखो, पहले वाले का अवकलन कर लो, फिर माइनस साइन लगाओ, पहले वाले को नियत कर लो और दूसरे वाले का अवकलन कर लो, और नीचे हमें क्या करना है, जो v दिया हुआ है, नीचे वाला जो टर्म दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है। बस मैथमेटिक्स वाले को तो ये फॉर्मूला पढ़ना ही पढ़ना है। और जो अभी क्लास 11th में है या फिर जिनके बायो है, तो उनके जहाँ तक ये बहुत कम काम में आता है, अभी तक जनरली आया नहीं है, बहुत रेयर केस में काम में है। बाकी मैंने जो भी लिखवाया है ना अब तक, उन सभी को अच्छे से लर्न करना है। उनमें से ऑलमोस्ट 4 या 5 फॉर्मूले ऐसे हैं जो जनरली सब जगह काम में आएंगे। फिर भी मैंने इसका ही बता दिया। इसका एक एग्जाम्पल लेने की समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैंने एग्जाम्पल में बोला है x डिवाइडेड बाई साइन x, ये y इक्वल टू दिया हुआ बेटा है ना, y इक्वल टू x डिवाइडेड बाई साइन x दिया हुआ है। अब बोलेगा ये x डिवाइडेड बाई जो साइन x है
उसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। अब कैसे करें? तो यहाँ कौन सा तरीका लगाना है? सर ये भी x का फलन है, sin x भी x का फलन है। तो अभी मैंने तरीका क्या बताया? sin x को नियत रख लो, x का अवकलन कितना होगा, माइनस साइन लगाओ यहाँ पे, u क्या है हमारे पास में, पहला वाला नियत जो आपका पद है x, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, नीचे क्या आया, sin x का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x। सिंपल है, बस ये वाला तरीका लगाना है। सर x है उसका अवकलन 1 हो गया, sin x को ऐसे नियत रख दिया, माइनस साइन लगाया, x को यहाँ कॉन्स्ट रख दिया, sin x का अवकलन cos x आ गया और नीचे क्या आ गया, sin स्क्वायर x। क्लियर है यहाँ तक? ये तो थे अवकलन के सारे जो फॉर्मूले कि सर क्या है कैसे है। अब हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान में अवकलन का क्या अनुप्रयोग है रियल में देखा जाए तो। और वो अनुप्रयोग अभी मैंने समझाया था कि आपको कोई दो ऐसी भौतिक राशियां समझनी पड़ेगी जिनको भाग देने से तीसरी राशि अगर अपने को प्राप्त होती है तो फिक्स है, उस एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष अवकलन कर लो, आपको तीसरी राशि मिल जाएगी। ये है रियल में अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन केवल वहीं लगेगा जहाँ पे एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में भाग देने से तीसरी भौतिक राशि मिलती है। भाग वाली चीज़ याद रखनी, बस गुणा वाली काम में नहीं आएगी यहाँ पे, भाग वाली। जैसे कि आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। इसका मतलब आवेश बेटा किसका फलन दिया हुआ रहेगा, T का फलन, कुछ इस तरह से t² + 2t। आवेश किसका फलन दिया हुआ रहेगा, समय का फलन दिया हुआ रहेगा। अब बोलेगा धारा ज्ञात करो, किसी भी समय आपसे धारा पूछ सकता है। अब क्या करें सर, Q का यदि हम T के सापेक्ष अवकलन कर ले अरे तो धारा मिल जाएगी, और धारा T के पदों में मिलेगी। धारा क्या मिलेगी, T के पदों में। जैसे मैं डायरेक्ट अवकलन कर ही देता हूँ, dQ/dt। अब तो याद हो गया होगा, t² का हो जाएगा 2t और प्लस 2t का हो जाएगा क्या, 2, क्योंकि t का 1 हो जाता है। ये लो, ये हमें क्या मिल गई, ये हमें धारा मिल गई t के पदों में। अब t का जो मान बोलेगा वो मान रखते जाओ और धारा का मान प्राप्त करते हुए चलो। क्लियर है यहाँ तक? तो अवकलन का भौतिकी में अनुप्रयोग, अवकलन का भौतिकी में अनुप्रयोग देखो क्या आता है। देखो बेटा, अवकलन का भौतिकी में अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग अगर हम पहले बात करें तो हमें पता है विस्थापन का समय के सापेक्ष, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन किसको दर्शाता है बेटा, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को प्रदर्शित करता है। मतलब वेग बराबर हो गया बेटा क्या, dx/dt। सिंपल सा। इसका मतलब सर यहाँ अवकलन का अनुप्रयोग है किसमें, भौतिकी में। यदि आपको विस्थापन समय का फलन दिया हुआ है, विस्थापन समय का फलन दिया हुआ है, तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वेग मिल गया आपको। दूसरा देखो, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन किसको दर्शाएगा, वेग बटा समय क्या होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस जिसको फॉर्मूले याद है वही अवकलन कर पाएगा। सर वेग का समय के सापेक्ष अवकलन मतलब वेग में समय का भाग देंगे तो क्या आएगा, वेग बटा समय का त्वरण। तो वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या दर्शाता है, त्वरण को बताता है, त्वरण को बताता है या प्रदर्शित करता है। इसका मतलब सर त्वरण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। सिंपल सा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। इसी तरह से मैं तीसरा और ले लेता हूँ। थर्ड मैंने क्या बोला है, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन किसको दर्शाएगा बेटा, देखो सोचो, देखिए आवेश में समय का भाग दे तो क्या आता है, धारा। सिंपल सी बात, धारा आने वाला है यहाँ पे। बस फॉर्मूले याद होंगे तभी हम अवकलन को समझ पाएंगे। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनमें भाग लगता हो,
इन सब में देखो भाग लगा, वेग बटा समय, विस्थापन बटा समय, यहाँ क्या आ रहा है आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन, आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन, क्यू का आपको क्या करना है dt के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हमें क्या मिल गया I मिल गया है ना, के सापेक्ष अवकलन किसको बताता है, धारा को प्रदर्शित करता है, धारा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, किसको प्रदर्शित करता है, धारा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन किसको प्रदर्शित करता है, धारा को प्रदर्शित करता है। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें और ऐसे कोई फलन देखो, जैसे मुझे पता है बेटा और आप लोगों ने सबने पढ़ा भी है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय, इसका मतलब कार्य किसका फलन है, कार्य समय का फलन है, कार्य किसका फलन है, कार्य समय का फलन है। इसका मतलब अगर मैं W का T के सापेक्ष अवकलन कर दूं, कार्य का समय के सापेक्ष अवकलन किसको बताता है, शक्ति को बताता है, तो ये हो गया कार्य का समय के सापेक्ष अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन शक्ति को प्रदर्शित करता है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। क्लियर है बेटा। इसी तरह से आपको जहाँ जहाँ फॉर्मूला नजर आ रहा है कि सर एक में दूसरे का भाग देने, तो वहाँ सीधा क्या करो आप उसके सापेक्ष अवकलन करो, तीसरी राशि मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अपन 5th पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो तो अपने एग्जाम्पल से समझा कि सर भौतिक विज्ञान में अवकलन के क्या अनुप्रयोग है, और सिंपल तरीके से हमें समझ में भी आ गया कि सर क्या क्या अनुप्रयोग है। उसके बाद में बात करता हूँ कि अवकलन का अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट देखें, ज्यामितीय रूप से है ना, ग्राफ के रूप में देखें। अभी तक तो अपने फलन के रूप में देखा है कि सर एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर करती है, तो हमें कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ ज्यामितीय निरूपण कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्लियर हैं। इसी तरह से आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले जैसे हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे तो वहाँ में जनरली भौतिक विज्ञान जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो सारे वहाँ क्लियर कराऊंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कहाँ अवकलन करना है, कहाँ समाकलन करना है। अवकलन का मतलब भाग, समाकलन का मतलब गुणा, ठीक है। तो चलो अपन अब क्या करते हैं, ज्यामितीय निरूपण, अवकलन का ज्यामितीय निरूपण, अवकलन का ज्यामितीय निरूपण है, ठीक है बेटा। अवकलन का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक बड़ा ग्राफ बनाया कुछ इस तरह से, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या किया, x की यहाँ पे एक हल्की सी वैल्यू ली, यहाँ देखना बड़ा ढंग से अच्छी तरह से, यहाँ पे मैंने x की एक हल्की सी वैल्यू जिसको बोल दिया dx, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ये हो गई dy। सर x में हल्का सा परिवर्तन किया तो y में कितना परिवर्तन हुआ, तो ये तो हो गया सर हल्का सा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लेता हूँ जो हमें डायग्राम में दिख जाए। तो मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया x1 से x2 तक। अब तो दिख रहा है आराम से परिवर्तन। सर बिल्कुल आपने थोड़ा सा लंबा परिवर्तन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक गए। तो जैसे मैं x1 पे था तो वैल्यू y की कितनी थी, y1। x2 पे गया तो y की वैल्यू कितनी थी, y2, है ना। y की वैल्यू हमने कितनी ली, ये ले ली हमने y2। ऑटोमेटिक ही पता लग रहा है सर जैसे x बदल रहा है तो y में भी परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब x में परिवर्तन कितना हुआ, देखो इसको मैंने बोल दिया डेल्टा x और इसको मैंने क्या बोल दिया डेल्टा y, ठीक है ना। औसत परिवर्तन जो है आपका, चेंज जो इंटरवल है, ये पता लग गया। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब ये थीटा क्या है बेटा, ये थीटा ये रहा, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्पर्शरेखा खींचनी इस बिंदु के ऊपर। इस बिंदु के ऊपर मैंने क्या किया, एक स्पर्शरेखा खींच दी, और मैंने यहाँ पे क्या देखा कि डेल्टा y बटे डेल्टा x, डेल्टा y बटे डेल्टा x, ये डेल्टा y ये बटे डेल्टा x, ये हमारे पास में आ गया tan थीटा। मतलब y में x के साथ परिवर्तन हम निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ ग्राफ इस तरह दिया हो। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या बोला, ये डेल्टा x जो है
ये क्या होना चाहिए, टेंस टू 0। सर जो आप x में परिवर्तन ले रहे हो वो ना के बराबर लोगे। अरे ना के बराबर लेंगे, इस x1 पे ही मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ना कि x2 पे। सर x1 की हल्की सी वैल्यू करिए, x1 की वैल्यू है मान लो 2 और आप चेंज करो 2.000001 पे, मतलब ये होगी ताक्षणिक परिवर्तन। सर x का बिल्कुल एग्जैक्ट मान लिया आप, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या है या y में कितना परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए क्या किया जाता है सर, जैसे ही डेल्टा एक्सटेंड हो जाए तो इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा को क्या लिखते हैं हम हमेशा, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब इस बार आपने x की वैल्यू 2 से 5 नहीं करी। मैंने कहा था अवकलन क्या होता है, ताक्षणिक परिवर्तन। अवकलन किसकी दर है, ताक्षणिक परिवर्तन की दर। ताक्षणिक मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, मतलब इस x2 को मैं खिसका के इन दोनों के बीच जो गैप था डेल्टा उसको 0 कर दिया, मतलब मैं वापस यहीं पहुंच गया। इस जगह पे मुझे y में परिवर्तन देखना है। तो अवकलन क्या कहता है कि यदि आपके पास में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दिया हुआ है तो इसको तो बोलेंगे औसत परिवर्तन। y में x के सापेक्ष क्या है, ये औसत परिवर्तन है, लेकिन इसको अवकलन नहीं कहते। तो अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, औसत परिवर्तन को क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है, मतलब ताक्षणिक परिवर्तन। और ताक्षणिक के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा x को जो है यहाँ पे उसको टेंस टू 0 करेंगे, 0 की तरफ मूव करेंगे। और जैसे 0 की तरफ मूव करेंगे तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, देखिए बेटा यहाँ पे सर ये जो डेल्टा था ये डी वाई हो गया, डी एक्स हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। बिल्कुल सही है सर, थीटा के सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया, और लंब बटे आधार हो गया। और इसी को हम बोलते हैं लंब बटे आधार का मतलब ये जो आपकी लाइन थी, स्पर्श रेखा थी, जो मैंने इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची थी, उस स्पर्श रेखा ने यहाँ नीचे x के साथ कितना कोण बनाया, थीटा। चाहे आप यहाँ ले लो, थीटा चाहे आप यहाँ ले लो। दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक लाइन काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये दो समांतर लाइनें, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये भी थीटा है तो ये भी तो थीटा ही हुआ ना। इसका मतलब ये हो गया कि इस लाइन ने, जो हमारी स्पर्श रेखा थी, उसने एक्स एक्स के साथ जितना जो कोण बनाया है उसको बोलते हैं इस रेखा का ढाल। और ढाल को लेते हैं हमेशा टेन थीटा में। आपको कभी भी कोई बोल दे कि ढाल कैसे निकल जाती है स्पर्श रेखा की, तो हमें क्या करेंगे, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब सर डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं टेन थीटा। ये हो गया एम और ये हो गया उस स्पर्श रेखा का ढाल। और स्पर्श रेखा आपने कहाँ खींची, स्पर्श रेखा इस बिंदु पे खींची। इसका मतलब किसी भी ग्राफ में यदि आपको कोई बिंदु दिया हुआ है और उस बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उसका यदि हमें ढाल ज्ञात करना है तो अवकलन का मतलब यहाँ क्या हो गया, क्योंकि यहाँ तो अवकलन कर नहीं सकते क्योंकि तो ग्राफ दिया हुआ है। अवकलन बेटा हमेशा हम कहाँ करते हैं, अवकलन करते हैं जहाँ फलन दिया हो। यहाँ क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्री दी हुई है, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ के लिए अब क्या तरीका है कि इस पॉइंट के ऊपर या इस स्पर्श रेखा का ढाल कैसे निकालें। बेटा स्पर्श रेखा का ढाल सीधी से y और x के अंदर आप भाग कर दो, या उसका टेन थीटा ले लो। थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, बोलते कि स्पर्श रेखा 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो टेन 45 का मान कितना, 1। ऑटोमेटिक पता लग गया कि सर इस स्पर्श रेखा का ढाल कितना है, इस बिंदु पे 1 है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी तो अवकलन का ही अनुप्रयोग हो गया, क्योंकि अवकलन ही यहाँ पे हमें बता रहा है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, जिसको आपने बोला टेन थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ढाल। तो अवकलन का अनुप्रयोग क्या हो गया, ढाल निकालना। ठीक है ना, अवकलन का अनुप्रयोग क्या हो गया, ढाल निकालना। किसी भी ज्यामितीय जो स्ट्रक्चर है, कोई भी ज्यामिति है, उसमें आपको उस ज्यामिति के किसी बिंदु पर ढाल निकालना स्पर्श रेखा का, तो आप क्या करोगे, ये अवकलन वाला जो मेथड है वही काम में आ रहा है। सर ढाल निकालने के लिए हम क्या लेंगे, टेन थीटा काम में लेंगे, बस टेन थीटा ही ढाल है। तो सिंपल सा हो गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, टेन थीटा होता है, और इस टेन थीटा को हम क्या बोलेंगे, ढाल बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसे इजी वे में समझ में आएगा कि सर अवकलन का ज्यामिति में क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझो, इसको मिटा दो एक बार, ये समझ में आ गया सर ज्यामिति में क्या करना है। कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, उसके किसी बिंदु पे जो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं उसका ढाल जो है वो ही यहाँ पे अवकलन है। और ढाल कैसे निकालेंगे, टेन थीटा लेना है अपने को, डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मैंने क्या किया, आपने ओम का नियम हल्का सा पढ़ा है बेटा, है ना, ओम का नियम पढ़ा है आप लोगों ने हल्का सा। मैं यहाँ ले लेता हूँ v, यहाँ ले लेता हूँ i। जैसे हम i को बढ़ा रहे हैं v बढ़ रहा है, ऐसे मान लो। ठीक है, v हमारे पास में बढ़ रहा है,
और मैंने यहाँ पे कोई कोण नहीं दिया, मैंने तो ये बोला है कि जब आई की वैल्यू, ये तो है किस में, आई की वैल्यू किस में है, एम्पियर में है, आई की वैल्यू किस में है, एम्पियर में है ना, और वी की वैल्यू किस में, वोल्ट में। यह है विभवांतर और यह है धारा, यह है धारा, यह है विभवांतर। यहाँ पे है 1 एम्पियर, यहाँ पे है 2 एम्पियर, यहाँ पे है 3 एम्पियर, यहाँ पे है 2 वोल्ट, यहाँ पे मान लो 4 वोल्ट, और यहाँ पे मान लो 6 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट में लिखा तो सब वोल्ट में माने जाएंगे, यहाँ इधर एम्पियर लिखा तो सभी एम्पियर में लिखे जाएंगे। अब वो बोलेगा यहाँ पे कि आपके पास में एक चालक था, उस चालक के अंदर धारा और उत्पन्न विभवांतर के बीच ग्राफ दिया गया है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कोई बच्चा सोचेगा कि v में i का भाग देते हैं, v में i का भाग देते हैं तो बेटा r आता नहीं आता, सीधी सी बात r आता है। इसका मतलब सर dv/dy विभवांतर में धारा के साथ परिवर्तन की जो दर है वही किसको बताएगा, प्रतिरोध को बताएगा। देखो यहाँ पे अवकलन समझ में आ रहा है ऑटोमेटिक। सर इसका मतलब एक राशि है विभवांतर, एक राशि है धारा, विभवांतर में धारा का भाग देते हैं परिवर्तन का, जो भी हम कि डेल्टा वी में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा आई में कितना परिवर्तन हुआ, भाग दे दो, आपको क्या मिल गया, प्रतिरोध। इसका मतलब वी आई ग्राफ का जो ढाल है, वी और आई ग्राफ का जो ढाल है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सिंपल सा है। वहाँ अवकलन, यहाँ पे ढाल, वहाँ पे अवकलन मतलब जो भी आप किसी भी राशि, एक राशि का दूसरा राशि करो, तीसरी राशि मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे अवकलन थोड़ा ना करना है, यहाँ तो ग्राफ दिया है तो मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर कौन सा गैप ले, आपकी इच्छा है तो आप दूसरा तीसरा ले लो, पहला दूसरा ले लो, या 0 से पहला ले लो, आंसर वही आएगा। मैं क्या करता हूँ, ये वाला गैप ले लेता हूँ, 6 - 4, यहाँ कितना आया 3 - 2। देखो v में परिवर्तन और उसके संगत i में परिवर्तन कितना है बेटा, 2/1, और ये आ गया आपके पास में r की वैल्यू कितनी, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ 2 ओम, और यही किसको प्रदर्शित करता है, r को। विभवांतर में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन, क्या मिल गया हमें, प्रतिरोध। इसका मतलब सर प्रतिरोध का मान कितना है, 2 ओम है, और इस ग्राफ का ढाल भी 2 ही मिलेगा। करके देख लो बेटा, इस ग्राफ का ढाल कैसे निकालेंगे हम, ये रहा थीटा, टेन थीटा बराबर, अभी मैंने कहा था टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर यहाँ हो गया dv/dy, लंब बटे आधार। dv कोई बच्चा बोलेगा सर dv कितना हुआ, 0 से बढ़ते 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 6 तक बढ़ गया। कोई बच्चा यहाँ तक भी ये भी ले सकता है, कोई बच्चा ये भी ले सकता है। तो मैंने क्या देखा, जब धारा 3 है तब विभवांतर कितना, 6, तो विभवांतर 0 से बढ़ते बढ़ते 6 हो गया, तो 6 - 0 बटे 3 - 0, तो हमें क्या मिला, 6/3 बराबर 2। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। और यही हमारे पास में क्या है, ढाल, और इसी को हमने क्या बोला है, r। तो ग्राफ का ढाल देख लो या फिर परिवर्तन देख लो, एक ही चीज़ है। तो किसी भी ग्राफ का ढाल जो है वो आपको तीसरी राशि बताएगा, और तीसरी राशि का हम पता कैसे लगाएंगे, अरे भाई पहली भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि से भाग करके देखो क्या मिलता है, तो ऑटोमेटिक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ज्यामिति जो है उसमें अवकलन का निरूपण क्या है, अवकलन का अनुप्रयोग क्या है, तो आप सीधा ही बोल सकते हो। यदि आपको वेग समय ग्राफ दिया हुआ है, वेग समय ग्राफ दिया हुआ है, तो आपसे बोला कि त्वरण कैसे निकालें, तो अभी मैंने ट्रिक बताई है। यदि ग्राफ दिया हुआ है तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो बेटा किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने बोल दिया विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा, यहाँ समय दिया हुआ है और यहाँ विस्थापन दिया हुआ है, और ग्राफ मान लो मैंने ऐसे बता दिया, बिल्कुल सीधी रेखा बना दी मैंने कि जैसे जैसे समय चल रहा है वैसे वैसे विस्थापन लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज़ वगैरह या कुछ थीटा वगैरह यहाँ दे देगा, 1 2 3, इधर भी वैल्यूज दे देगा कुछ इस तरह से। अब बोलेगा कि उस कण की चाल क्या है, उस कण का वेग क्या है, उस कण का वेग क्या है। तो बताओ हम कैसे करें, सर विस्थापन और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ है, तो इस विस्थापन समय ग्राफ का हमें ढाल ही तो निकालना है। ढाल बोले तो टेन थीटा निकालना है, और टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो हो गया dx/dt, मतलब x में कितना परिवर्तन हुआ और t में कितना परिवर्तन हुआ, उसको भाग कर लेना। भाग करते हमें क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। तो वेग बराबर क्या आ गया, x में परिवर्तन बटे t में परिवर्तन बराबर क्या आ गया, टेन थीटा बराबर क्या है, ढाल।
मतलब विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को बताता है, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को बताता है। इसी तरह से विभवांतर धारा ग्राफ का ढाल प्रतिरोध को बताता है। अब ये बताता है ये कैसे याद करें, ये पता लगेगा जिसको फॉर्मूले पता होगा कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। जिस बच्चों के फॉर्मूले याद होंगे वही तो पता लगा पाएगा कि सर ढाल हम कैसे निकालें। यहाँ पे ढाल का मतलब एक राशि में दूसरी राशि का भाग देना है, बस ऑटोमेटिक ढाल का पता लग जाएगा कि वो ढाल कौन सी तीसरी राशि को बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यही अवकलन के अनुप्रयोग है। चलो एक एग्जाम्पल और लेके मैं हल्का सा बताता हूँ, है ना? क्लियर है? एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, जिससे ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि सर हमें अवकलन का जो ग्राफ ही निरूपण है वो किसको प्रदर्शित करता है, या फिर वो जो मेन पॉइंट है मैं उनको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ग्राफिक निरूपण क्या बेटा? वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है। दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ क्या? विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल किसको बताएगा? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय वेग, तो का ढाल किसको बताएगा? वेग को प्रदर्शित करता है। ग्राफ दिया हुआ रहेगा, वेग पूछेगा, देखो को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जब अपन चैप्टर में इसको पूरा डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशन अवकलन के जब हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छे समझ में आएगा, है ना? तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। थर्ड में बेटा मैंने क्या लिया है? कार्य समय ग्राफ, आपको कार्य समय ग्राफ दिया हुआ है। कार्य समय ग्राफ का ढाल, कार्य समय ग्राफ का ढाल बताओ। देखिए कार्य समय ग्राफ का ढाल क्या मतलब? कार्य समय पर निर्भर कर रहा है और ग्राफ बनाया हुआ है, तो मुझे पता है कि कार्य में समय का भाग देते हैं, कार्य में समय का भाग देते हो शक्ति आती है। तो बेटा जब आपको कार्य समय के बीच ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो उसका ढाल किसको बताएगा? शक्ति को बताएगा ना। का ढाल शक्ति को प्रदर्शित करता है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आपको क्या दिया हुआ है? विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ दिया हुआ है, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ का ढाल किसको प्रदर्शित करेगा? तो इसका ग्राफ का जो ढाल है वो प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। बेटा इसी तरह से दिया हुआ आपको आवेश Q और समय का ग्राफ दिया हुआ दोनों के बीच में, मतलब आवेश किसका फलन है? T का फलन, T के साथ बदल रहा होगा, तो हमें ग्राफ दिया हुआ रहेगा या फलन नहीं दिया हुआ रहेगा। फलन दिया होगा तो डायरेक्ट अवकलन करेंगे, और यदि ग्राफ दिया हुआ है तो ढाल निकाल लेंगे। इसका मतलब सर Q का T के सापेक्ष अवकलन, Q को T में भाग देते हैं, Q का T में भाग देते धारा मिलती है। इसका मतलब Q और समय का ग्राफ दिया हुआ है, Q और समय के बीच ग्राफ दिया हुआ है, तो उसका ढाल किसको बताएगा? उसका ढाल धारा को बताएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे समाकलन। बात रही इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे जब हम न्यूटन के नियम वाला जो लॉ पढ़ेंगे वहाँ पे, या जो न्यूटन गति के नियम है, या उससे पहले जो हमारे पास में काइनेमेटिक्स है, ठीक है ना, उसमें वहाँ पूरा अवकलन समाकलन के ही अनुप्रयोग दिए हुए हैं, जिसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, इन सब चीज़ों को वहाँ डिस्कस करेंगे। तो सारे न्यूमेरिकल्स वही काम में आने वाले हैं कि वेग, विस्थापन, समय, त्वरण वगैरह कैसे निकालते हैं। बाकी तो मैंने जो फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले तो सबको अच्छे से याद करने ही करने बेटा। ठीक है, फॉर्मूले जितने भी मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं वो फॉर्मूले अगर जिसने लर्न कर लिए, ये जो मैंने टेक्निक यहाँ पे समझाई है, जिसने टेक्निक यहाँ पे पकड़ ली, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करवाऊँगा। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास को विराम देते बेटा।